नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केनरा बैंक उकवा में चोरी का असफल प्रयास, कैश का लॉकर नहीं तोड़ पाए अज्ञात चोर। आंदोलित आजाद अध्यापक संघ ने निकाली आक्रोश रैली, जिले भर से बड़ी तादाद में पहुंचे शिक्षक हुए रैली में शामिल। गड़ाधन होने के शक में डकैती डालने घर में घुसे सशस्त्र पुलिस बल के एक जवान सहित 13 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैयर रोड गांगुलपारा के पास फिर हुई लूट की वारदात, एक ही रात में 3 मोटरसाइकिल सवारों से चाकू की नोक पर की गई लूट। शक्ति की भक्ति का पर्व दुर्गा उत्सव को लेकर जिले भर में तैयारियां जोरों शोरों पर, जगह जगह सजाए जा रहे माता रानी के दरबार, मूर्तिकार दुर्गा प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप। पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षण संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जो 11वें दिन भी जारी रही। काफी दिनों से शिक्षकों की हड़ताल जारी होने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई वार्ता नहीं किए जाने से नाराज होकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा शनिवार को जिला स्तरीय आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शामिल रहे। शिक्षकों द्वारा पूरी गर्मजोशी के साथ पुरानी पेंशन और क्रमोन्नति को लेकर आवाज बुलंद की गई। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा जिला स्तरीय आक्रोश रैली हड़ताल स्थल उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से शुरू की गई, जो गोंदिया रोड होते हुए हनुमान चौक पहुंची। यहां से यह रैली मेन रोड से सराफा चौक, सुभाष चौक, राजघाट चौक होते हुए काली पोतली चौक पहुंची, जहां शिक्षकों के द्वारा नीचे जमीन पर बैठकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया गया। जहां से यह रैली जय स्तंभ चौक, विश्वेश्वरैया चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बताएं कि इस रैली में जिले भर से आजाद अध्यापक संघ से जुड़े अध्यापक शिक्षक गण शामिल हुए थे। यह रैली काफी लंबी थी, जिसके कारण आवागमन काफी प्रभावित हुआ। इस आक्रोश रैली के दौरान सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत एवं यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव पूरी रैली के दौरान तैनात रहे। आक्रोश रैली के संबंध में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने बताया कि इस हड़ताल के लिए अध्यापक उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए सरकार उत्तरदायी है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा वर्ष 2015 के बाद छुट्टी के दिनों में ही हड़ताल किए गए हैं, लेकिन विगत 4 वर्षों से क्रमोन्नति के जो आदेश वर्ष 2018 से जारी होना था वो नहीं हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिसके कारण प्रांत अध्यक्ष द्वारा ध्वज यात्रा शुरू की गई, जिसे सरकार द्वारा आश्वासन देते हुए स्थगित करवाया गया। उसके बाद लंबा समय बीत जाने पर भी क्रमोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, गुरुजियों की वरिष्ठता, पुरानी पेंशन जैसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का स्वरूप बदलकर हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई अध्यापकों के कारण नहीं, बल्कि सरकार की हठधर्मिता के कारण प्रभावित हो रही है। शासन हमारे संगठन के साथ बात तक करने को तैयार नहीं है। जब तक सरकार हमारे प्रांत अध्यक्ष को बुलाकर सकारात्मक वार्ता नहीं करता है, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं, इस हड़ताल के लिए अध्यापक उत्तरदायी नहीं है, इस हड़ताल के लिए सरकार उत्तरदायी है। और अगर स्कूल प्रभावित हो रही है इस हड़ताल से, तो उसके लिए अध्यापक बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ एक जिम्मेदार संगठन है और अपनी जितनी भी मांगे हैं, उन मांगों के लिए हमने कभी भी वर्किंग डे में आंदोलन नहीं किया। हमने जितने आंदोलन किए 2015 के बाद, वो सब हमने छुट्टियों में किए, और छुट्टियों में हम ज्ञापन, रैली और धरना करके, एक दिन का रविवार के दिन धरना करके शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते रहे, मीडिया को बताते रहे। लेकिन विगत 4 वर्षों से हमारे जो क्रमोन्नति के आदेश 2018 से जारी हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अनुकंपा नियुक्ति हमारे साथियों को मिल नहीं रही है, वो नहीं हुए। तब हमारे प्रांताध्यक्ष ने पुनः छुट्टी में मई में 1 मई से सांची से लेकर यात्रा शुरू की थी, जिसको सूची सेवनिया नामक स्थान में रोक दिया गया। और आला अधिकारियों ने कहा कि आप जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उनका 15-20 दिन में हम निराकरण कर देंगे। जब 4 मई को उन्होंने स्थगित की अपनी ध्वज यात्रा, उसके बाद इतने दिन होने के बाद न तो क्रमोन्नति के आदेश जारी हुए, न ही अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी हुए, न ही गुरुजियों की वरिष्ठता के आदेश जारी हुए, न ही पुरानी पेंशन से संबंधित सरकार ने कोई बात नहीं की।
नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा निवासी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाऊराम गाड़ेश्वर के निज निवास में 24 सितंबर को महिला कांग्रेस कमेटी लालबर्रा की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक महिला कांग्रेस कमेटी लालबर्रा अध्यक्ष श्रीमती संदेश सयाम एवं अन्य कांग्रेस महिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। बैठक में महिला कांग्रेस कमेटी लालबर्रा की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति, संगठन को मजबूत करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और सभी को संगठित होकर पार्टी हित में काम करने की बात कही गई। इस अवसर पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठित होकर पार्टी हित में काम कर आगामी विधानसभा चुनाव में बालाघाट विधानसभा से कांग्रेस का विधायक बनाने की बात कही गई। चर्चा में महिला कांग्रेस कमेटी लालबर्रा पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वघाड़े ने बताया कि महिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन कर पदाधिकारी नियुक्त किए गए एवं बैठक में उपस्थित महिलाओं से कहा गया है कि सभी को संगठित होकर संगठन को मजबूत करना है और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने में महिला मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी। बैठक का अभी हमारी कुछ दिनों पहले नवनियुक्त अध्यक्ष बनी है श्रीमती संदेश सयाम जी, तो इनका नई कार्यकारिणी का गठन करना है, तो इसलिए आज महिलाओं की बैठक का आहुति ली थी। और क्या क्या किया जाए कार्यकारिणी में, किसको क्या बनाया गया? यहाँ 3 उपाध्यक्ष बनेंगे, 1 महामंत्री बनेंगे और कोषाध्यक्ष बनेंगे और 11 कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे। और क्या रणनीति रहेंगी आप लोगों को आगामी चुनाव को लेके? अब आने वाले 2023 में हमारा यही मिशन रहेगा कि कांग्रेस की सरकार हम बनाएं और सारी महिला शक्तियाँ, जितने भी हमारी पदाधिकारी महिलाएं रहेंगी और भी महिलाएं दूसरी महिलाओं को जोड़ेंगी और अपने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगी। वहीं पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान कांग्रेस कमेटी लालबर्रा ब्लॉक अध्यक्ष संदेश सयाम ने बताया कि महिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अधिक महिलाओं को कांग्रेस कमेटी में जोड़कर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पे हम सब महिला कांग्रेस के गठन की तैयारी में है, कार्यकारिणी की संरक्षक मंडल है, अपना उपाध्यक्ष, सब जो भी है कार्यकारिणी, उसके संबंध में बैठक की गई। कैसे क्या कार्य किया जाएगा आगामी समय में? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा तो मिशन ही है 2023 और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुटे, एक्टिव और आगे आए और कांग्रेस को लाना है, सीधी सी बात है। प्रदेश के विभिन्न राज्यों व पूरे देश में तेजी से पांव पसार रही लंपी नामक बीमारी के संदिग्ध मवेशी बालाघाट जिले में भी देखे जा रहे हैं। अभी तक 2 संदिग्ध मवेशी सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा भी लंपी बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने की मंशा से वाहन के माध्यम से नगर में अनाउंस कर सभी पशु मालिकों को अपने मवेशियों को घरों में ही स्वच्छ वातावरण में रखने तथा उनके स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर मवेशी सड़क में आवारा घूमते पाए जाएंगे तो उन्हें नगर पालिका प्रशासन द्वारा ऐसे मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बालाघाट नगर में विभिन्न मार्गों पर आवारा मवेशियों घूमते पाए जाते हैं। इसको देखते हुए नगर पालिका प्रशासन के अमले द्वारा शनिवार की शाम को नगर के विभिन्न मार्गों में वाहन के माध्यम से भ्रमण करते हुए अनाउंस कर सभी पशु मालिकों को लंपी बीमारी के संबंध में अलर्ट करने की जानकारी पहुंचाई गई, ताकि मवेशियों को हो रही लंपी बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के अमले द्वारा शहर के आवारा घूमने वाले मवेशियों को पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया गया है। शनिवार की शाम को नगर पालिका के अमले द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों में आवारा घूम रहे मवेशियों को लाकर कांजी हाउस में डालने की कार्रवाई की गई। लांजी क्षेत्र के ग्राम सिहारी में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सिहारी निवासी गौरव कबीरे को गोली मारकर आहत किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जो घटना 16 सितंबर को सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। काफी दिनों तक यह गोलीकांड चर्चा में बना रहा, जहां प्रार्थी की हालत गंभीर होने एवं परिजन भी प्रार्थी के साथ होने पर पुलिस थाना रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आ पाए थे। वहीं अब 22 सितंबर को लांजी पुलिस के द्वारा घायल गौरव कबीरे के पिता के कथन लेकर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। घटना में आहत गौरव कबीरे के पिता कृष्ण कुमार कबीरे निवासी सिहारी ने पुलिस को जानकारी में बताया कि वह टाइल्स मिस्त्री का काम करता है।
16 सितंबर को सुबह करीब 8:30 बजे उसका लड़का गौरव घर के बाहर कुछ काम कर रहा था और वह भी घर में ही था। तभी उसे फटाका फूटने जैसी आवाज आई और उसका लड़का गौरव जोर से चिल्लाया। उसके बाद जाकर देखा तो गौरव की बाई और बगल में चोट लगकर खून निकल रहा था। इस दौरान तुरंत गौरव के दोस्त देवेंद्र बापुरे को फोन कर बुलाया तो देवेंद्र बापुरे ने अपने साथी प्रशांत बापुरे व अभिषेक सावरिया को भी लेकर आया। फिर सभी लोग गौरव के इलाज के लिए बजाज हॉस्पिटल गोंदिया लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 17 सितंबर को गौरव को एशियन हॉस्पिटल नागपुर लेकर गए, जहां पर डॉक्टर द्वारा गौरव का सीटी स्कैन एवं एक्सरे करने के बाद गौरव को गोली लगी है इसके बारे में जानकारी दी गई, जो कि उसके शरीर के अंदर फंसी हुई है, जिसे ऑपरेशन करके गोली को निकालना पड़ेगा। उसी दिन डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन कर गौरव को लगी गोली निकाल दी गई। वर्तमान में गौरव का इलाज चल रहा है। उक्त कथन के आधार पर लांजी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 325/22 धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जनचर्चा का विषय रहा है कि उक्त प्रकरण डबल मनी से संबंधित है। लांजी क्षेत्र में जब से डबल मनी का मामला सामने आया है तब से अवैध हथियारों का कारोबार भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि जब लांजी क्षेत्र में डबल मनी का काम अपने चरम सीमा पर चल रहा था तभी सभी एजेंट अपने शौक और अपनी हिफाजत के लिए कट्टे पिस्तौल रखने लगे थे। वहीं अब जब इन एजेंटों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई तब से निवेशकों को रुपया मिलना बंद हो गया। वहीं लोग अपने रुपये पाने के लिए एजेंटों से लड़ झगड़ रहे हैं। इसी के चलते एजेंटों के पास बंदूक आ गई है, जिससे यह लोग धमकाने चमकाने लगे हैं। यह पिस्टल कट्टे कितनी संख्या में हैं और कहां से आए हैं इसकी विस्तृत जांच होने पर ही खुलासा होगा। महाविद्यालयों के उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के अनुसार आयोजित किए जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं के संबंध में बजट, खेल सामग्री व विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर शनिवार को स्थानीय पीजी कॉलेज में एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में जिले के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रतिनिधि और क्रीड़ा अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी ने बताया कि खेल कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, योग, एथलेटिक्स, जूडो, क्रिकेट प्रतियोगिताएं शामिल है और कौन सा महाविद्यालय इन खेलों में से किन किन खेलों का आयोजन महाविद्यालय व जिला स्तरीय स्तर पर करा सकता है और उक्त महाविद्यालय में प्रतियोगिता कराने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम महाविद्यालय जिला स्तर, संभाग स्तर व राज्य स्तर व फिर विश्वविद्यालय स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है, जिनमें जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने महाविद्यालय के साथ ही जिले का नाम विश्वविद्यालय स्तर पर रोशन करते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों के खेल स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खेल कैलेंडर बनाया जाता है और इसके आधार पर ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। रूपझर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उकवा चौकी से महज 5 किलोमीटर दूर केनरा बैंक उकवा में बीती रात किन्हीं अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि वे चोरी की इस वारदात में सफल नहीं हो सके। यह मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम उकवा में पुलिस चौकी से महज 5 किलोमीटर दूर माइंस के समीप पिछले कई वर्षों से केनरा बैंक संचालित है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात कुछ अज्ञात चोरों ने बैंक की दीवार में बनी खिड़की तोड़कर बैंक के भीतर प्रवेश किया, जहां चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बैंक में घुसे। अज्ञात चोरों द्वारा बैंक की तिजोरी नहीं तोड़ पाए, जहां तिजोरी तोड़ने में असफल होने पर चोर वहां से भाग गए। उधर शनिवार को मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल कर बैंक कर्मचारियों से बयान दर्ज किए। वहीं बैंक प्रबंधक की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 1860 की धारा 457, 380 और 311 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बैंक में विभिन्न दस्तावेज, कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री थी जो कि पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं बैंक की तिजोरी लॉकर में कैश रखा हुआ था, जहां तिजोरी न टूटने के कारण कैश भी सुरक्षित बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर केवल कैश चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन तिजोरी तोड़ने में नाकाम होने पर वह वहां से भाग गए।
उधर शनिवार को जब सुबह बैंक प्रबंधक व बैंक के कर्मचारी बैंक पहुंचे तो उन्होंने बैंक का सामान बिखरा हुआ पाए। बैंक का सामान बिखरा हुआ होने पर भीतर प्रवेश किया, जहां उन्होंने पिछली दीवार की खिड़की टूटी पाई, जिस पर बैंक प्रबंधक ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित कर्मचारियों के बयान दर्ज कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान रूपझर थाना प्रभारी इंदर सिंह रावत ने बताया, बैंक में चोरी वाले मामले में मौका स्थल का निरीक्षण कर प्रबंधक के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जहां बैंक प्रबंधक की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बैंक शाखा में कैश व अन्य सामग्री पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अज्ञात चोर बैंक के पीछे बनी खिड़की तोड़कर बैंक में घुसे थे। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है, जिसमें 2 अज्ञात चोर बैंक के भीतर दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे ढके होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो पाई है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गढ़ी पुलिस ने ग्राम घोसरी कोयली खापा में योजनाबद्ध तरीके से धारदार हथियार और लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुसकर डकैती करने की नीयत से धावा बोलने वाले सशस्त्र पुलिस बल का एक जवान सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सभी आरोपियों को बैहर की विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल बैहर भिजवा दिया गया है। आपको ज्ञात हो कि बुध सिंह धुर्वे ग्राम घोसरी बहरा निवासी, जो खेती के अलावा जिनके गांव में किराना दुकान है, वह 22 सितंबर की रात्रि अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रहे थे। तभी इन आरोपियों द्वारा बुध सिंह धुर्वे के घर 35 करोड़ रुपए और 13 किलो सोना चांदी गड़ा होने के शक में डकैती डालने की योजना बनाई गई थी और धारदार हथियारों और डंडों से लैस होकर बुध सिंह के घर में धावा बोला था। किंतु बुध सिंह और उसके परिवार वालों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पास पड़ोसी और मोहल्ले वाले दौड़ते हुए आए, जिन्हें देखकर डकैती डालने आए आरोपी भाग गए, जिसमें मोटरसाइकिल से भाग रहे 2 आरोपियों को गाँव वालों ने पकड़ लिया था, जिन्हें गढ़ी पुलिस के हवाले किए गए थे। इस मामले में बुध सिंह द्वारा की गई रिपोर्ट पर धारा 458, 397, 398, 399, 402, 120B, 506 भारतीय दंड विधान की धारा और धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था और फरार अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की गई थी। घटना के 24 घंटे के भीतर गढ़ी पुलिस ने एसएफ के जवान सहित सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार इन आरोपियों को 24 सितंबर को बैहर की विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है। बालाघाट नगर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर समनापुर रोड पर स्थित ग्राम भटेरा समीप महर्षि विद्यालय के सामने छोटा हाथी और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। दोनों की आपसी हुई जबरदस्त टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 24 सितंबर को 3:30 बजे करीब यह दुर्घटना उस समय हुई जब दोनों युवक भटेरा से बालाघाट की ओर आ रहे थे। घायल युवक सौरभ पिता मोहनलाल उइके उम्र 15 वर्ष ग्राम गुदमा थाना रूपझर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मृतक युवक विशाल पिता फतेह सिंह धुर्वे उम्र 21 वर्ष ग्राम भटेरा बालाघाट निवासी है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने छोटा हाथी क्रमांक MP 20 LA 9622 को जब्त कर लिया है, जिसका चालक दुर्घटना के बाद से फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल धुर्वे 2 भाई हैं, जिनमें विशाल बड़ा था और वह माता पिता के साथ खेती मजदूरी का कार्य करता था। बताया गया है कि सौरभ उइके विशाल धुर्वे का रिश्तेदार है और वह विशाल धुर्वे के घर भटेरा में रहकर पढ़ाई करने बालाघाट जाता है, जो बालाघाट के नवीन हाई स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र है। बताया गया है कि 24 सितंबर को करीब 3:30 बजे जब बालाघाट समनापुर रोड पर आवाजाही चालू थी, इस रोड पर स्थित स्कूल के बच्चे की छुट्टी होने पर घर जाने निकले थे। तभी विशाल धुर्वे सौरभ उइके के साथ मोटरसाइकिल में भटेरा से बालाघाट की ओर जा रहे थे और छोटा हाथी MP 20 LA 9622 बालाघाट से समनापुर की ओर जा रहा था। मोटरसाइकिल विशाल धुर्वे चला रहा था। महर्षि विद्यालय के गेट के ठीक सामने बालाघाट की ओर से आ रहे एक वाहन को साइड देते समय विशाल धुर्वे की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर छोटा हाथी से टकरा गई,
मोटरसाइकिल छोटा हाथी से टकराने के साथ ही मोटरसाइकिल में सवार विशाल धुर्वे और सौरभ उइके मोटरसाइकिल से उछलकर नीचे गिर गए, जिसमें संभवतः विशाल धुर्वे की मौके पर ही मौत हो गई और सौरभ उइके घायल हो गया। दोनों युवक रोड पर पड़े थे। इस घटना की सूचना मिलते ही नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत, यातायात प्रभारी शैलेंद्र यादव अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों युवक को तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर विशाल धुर्वे को मृत घोषित कर दिया गया और गंभीर रूप से घायल सौरभ उइके को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद छोटा हाथी चालक फरार हो गया और मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने छोटा हाथी को जब्त कर कोतवाली ले गई है। वहीं नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत ने बताया कि सूचना मिलते ही वे उस स्पॉट पर पहुंचे। बाइक सवार युवक भटेरा के रहने वाले हैं। छोटा हाथी बालाघाट से जा रहा था। दोनों आपस में टकरा गए, जिनमें एक युवक को गंभीर चोट आई है और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। आगे जांच की जा रही है। नगर के नर्मदा नगर में संचालित डॉक्टर रोहित सचदेवा क्लिनिक एवं पैथोलॉजी में उस वक्त हंगामा मच गया जब विभागीय टीम शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे जांच करने के लिए क्लिनिक पहुंच गई। इस दौरान विभागीय टीम ने डॉक्टर रोहित सचदेवा की क्लिनिक और पैथोलॉजी की जांच की। वहीं क्लिनिक और पैथोलॉजी में संचालित करने वाले संबंधित दस्तावेज तलब किए गए। वहीं मौका स्थल पर जांच प्रतिवेदन व पंचनामा कार्रवाई कर सीएचएमओ को जांच प्रेषित की। हालांकि जांच टीम द्वारा पूरी कार्रवाई को रूटीन चेकअप बताया गया है और जिसमें आगे की कार्रवाई सीएमओ द्वारा की जाने की बात कही गई है। जांच अधिकारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे, सीएचएमओ कार्यालय में पदस्थ बाबू अकरम खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रोहित सचदेवा की क्लिनिक में एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा मरीजों का उपचार भी किया जाता है और पैथोलॉजी टेस्ट भी किया जाता है। नगर मुख्यालय में नियम के विरुद्ध क्लिनिक और दवाखानों के संचालित होने की जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कार्रवाई की है, जहां बतौर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के दिशा निर्देशन में सचदेवा हेल्थ केयर का निरीक्षण किया। यहां बतौर जांच अधिकारी बनकर पहुंचे डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने आवश्यक दस्तावेजों की जांच की, जहां उनके जांच में पाया गया कि सचदेवा हेल्थ केयर नियमों के तहत संचालित हो रहा है और पंजीयन संबंधित दस्तावेज भी उनके पास उपलब्ध हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे सर के निर्देशन में आज डॉक्टर रोहित सचदेवा क्लिनिक में जांच की गई, जहां जांच में एमबीबीएस डॉक्टर का क्लिनिक नर्सिंग होम एक्ट के तहत पाया गया। उनका रजिस्ट्रेशन वैध पाया गया है। कोई भी शिकायत नहीं थी। यह सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया है जो अन्य निजी क्लिनिकों में भी चल रही है। हमने जाँच पूरी कर ली है। क्लिनिक नर्सिंग होम एक्ट के तहत पाया गया है। बाकी की जांच भी की जा रही है। यदि आप भी रात्रि के समय बालाघाट गांगुलपारा मार्ग पर सफर करते हैं या किसी कार्य से रात्रि के दौरान मार्ग पर सफर करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गांगुलपारा मार्ग पर कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आपको लूट सकते हैं या फिर लूट की वारदात में असफल होने पर आपको पत्थर या डंडे से घायल कर सकते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात इस मार्ग पर रात्रि के समय सफर करने वाले यात्री बता रहे हैं, जहां लगभग 1 माह से आए दिनों कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चाकू की नोक पर लूट की वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी समय समय पर शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस अब तक लूट की वारदातों को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। आए दिनों सामने आ रही लूट की वारदातों के बीच शुक्रवार की रात एक बार फिर 3 राहगीरों से चाकू की नोक पर लूटपाट किए जाने का ताजा मामला सामने आया है, जिसमें लूट का शिकार हुए लोगों ने पुलिस से मामले की शिकायत कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। चाकू की नोक पर इनके साथ की गई लूट गांगुलपारा मार्ग पर आए दिनों सामने आ रही है। लूट की इन्हीं वारदातों के बीच शुक्रवार की रात्रि चाकू की नोक पर 3 राहगीरों के साथ लूटमार की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि उकवा निवासी खुबलाल यादव भरवेली मॉइल में काम करते हैं, जो शुक्रवार की रात्रि काम खत्म करने के बाद भरवेली मॉइल से वापस अपने घर उकवा जा रहे थे, जिन्हें 3 अज्ञात युवकों द्वारा चाकू दिखाकर उनके पास रखे मोबाइल और पैसे लूटकर भाग गए। जिसके कुछ देर बाद उकवा के ही एक मोहम्मद हसन, जो नमकीन बेचने का धंधा करते हैं, वे बालाघाट से खरीदी कर वापस उकवा आ रहे थे, जिनके पास हल्दीराम नमकीन के बक्से, मोबाइल और कुछ पैसे थे, जिन्हें भी लुटेरों द्वारा चाकू दिखाकर सब कुछ छीन लिया गया।
इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई। लगातार हो रही इन घटना से अब लोग फिर से इस मार्ग पर यात्रा करने से डरने लगे हैं और हमेशा भय रहता है कि न जाने कब कौन सी घटना घटित हो जाए। आपको बताएं कि इसके पूर्व भी इसी मार्ग में ऐसी घटनाएं हो रही थी और लोगों ने रात्रि में पूर्णतः इस मार्ग में आवागमन बंद कर दिया था। आम लोगों के साथ साथ एम्बुलेंस चालकों ने भी रात्रि में जाने से मना कर दिया था, जिस पर उकवा की सामाजिक संस्था सर्वधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जेम्स बारिक और उनकी टीम के द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया था और ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने टीम गठित कर बहुत कम दिनों में लुटेरे को पकड़कर लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की थी, जिस पर सर्वधर्म सेवा समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम का पूरे नगर की तरफ से स्वागत किया था और सभी तरफ धन्यवाद ज्ञापित किया था। अब पुनः ग्रामीणों ने वर्तमान पुलिस अधीक्षक से ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है ताकि लोग बेफिक्र होकर इस मार्ग पर सुगमता से यात्रा कर सकें। शुक्रवार को हुई लूटपाट के पीड़ितों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी के साथ साथ भरवेली थाने को भी सूचित किया है। ये जो आपके गोंदिया से आ रहा था मेरा भाई और वो वहाँ से आ रहा था और यहाँ पे टाइम हो गया उसको बालाघाट में, तो उसको 9:30 बजे करीब निकला वहाँ से। तो ये लौपुर पे ये क्या नाम का गांगुलपारा के पास में उसको रोक लिए 3 लोगों ने, बाइक अटैक किए। बाइक अटैक करने के बाद वो मतलब उन्हें लूट लिए, पैसा ले लिए उससे और क्या क्या ले गए? और मोबाइल ले गए और एक नमकीन की पोटली भी थी उसके पास, लगभग 10 किलो बेचने की ला रहा था, वो भी लेके चले गए। अच्छा। और पूरा वाला खाली करके निकल गए, मतलब जेब से हर एक सामान निकाले गए। रात को सर मैं बालाघाट से उकवा की ओर आ रहा था अपनी ड्यूटी से शूट करके, तो गांगुलपारा का जो तेज मोड़ है वहाँ पर 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल से अड़ा करके मुझे चाकू दिखा करके मुझसे मोबाइल और मेरे पैसे लूट लिया। फिर उसके बाद सर अब चूँकि वो अंधेरा जगह मोबाइल भी था नहीं, वहाँ से मैं ऊपर की तरफ आया बंजारी में और वहाँ से एक परिचित से मोबाइल लेकर डायल 100 में शिकायत दर्ज कराई। अच्छा, उसके बाद? और उसके बाद फिर अपने रुपझर थाना में आकर के सूचना दी और फिर उन्होंने मुझे लिखित सूचना के लिए बुलाया। मैंने सुना है सर कि काफ़ी दिनों से 4-6 दिनों से ये घटनाएं चालू हैं और टीआई साहब को भी उन्होंने रोका, ऐसे मेरी जानकारी में आया है। अच्छा। और एक परिचित है मेरे उकवा बस्ती में मोहम्मद हसन जी, उनको भी रात को ही लूटा गया 10 बजे के लगभग। रामपाली थाना अंतर्गत आने वाले झालीवाड़ा में देर रात को मोटरसाइकिल सवारों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना में मृत व्यक्ति हौसलाल पिता जियालाल गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी खरकड़ी का पुलिस ने पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है एवं इस घटना में घायल 4 लोगों का उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक हौसलाल गौतम डेकोरेशन का काम करता था, जो अपने साथी रोहित उर्फ राहुल रहंगडाले खरखड़ी निवासी के साथ वारासिवनी में अपना आवश्यक काम पूर्ण कर खरखड़ी वापस जा रहा था। इस दौरान हौसलाल गौतम अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH31 CW 8215 स्प्लेंडर वाहन से 2 व्यक्ति सवार थे। तभी झालीवाड़ा के पास वारासिवनी रामपायली मार्ग पर अचानक एक मोटरसाइकिल क्रमांक MH31 FV 1934 होंडा साइन मोटरसाइकिल ने से 3 लोग 19 वर्षीय सोमेश पिता महेश नारबोदे, 35 वर्षीय महेश पिता ब्रजलाल उइके और 19 वर्षीय किशोर पिता गोवर्धन बोपचे, तीनों आमाटोला कासपुर निवासी थे। इन दोनों मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत हो गई। यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि घटना स्थल पर ही स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चालक हौसलाल गौतम की मौत हो गई। झालीवाड़ा मार्ग पर सड़क दुर्घटना होने की सूचना तत्काल राहगीरों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को दी गई, जिसकी मदद से हौसलाल को रामपायली अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा हौसलाल गौतम को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अन्य घायलों को तत्काल वारासिवनी सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर बिगड़ती हालत को देखते हुए सोमेश नारबोदे, महेश उइके,
किशोर बोपचे को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं रोहित रहांगडाले का वारासिवनी सिविल अस्पताल में उपचार जारी है। रामपाली पुलिस ने अस्पताल तहरीर कर अस्पताल पहुंचकर शव का निरीक्षण कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।